दोस्तों नमस्कार। देश की राजधानी, देश का दिल दिल्ली इस समय सुर्खियों में है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जेल से सरकार चला रहे हैं और तमाम कोशिशें हुई, हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई, लेकिन दोनों खारिज हो गई। आज आम आदमी पार्टी के एक कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि वो उस समय आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उस समय केजरीवाल के साथ आए जब देश में भ्रष्टाचार खत्म करने का आंदोलन चल रहा था, लेकिन उनके नेता ही महाभ्रष्ट निकले और इसीलिए वो न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं। ये वही राजकुमार आनंद हैं जिन पर कुछ दिनों पहले ही ईडी का नोटिस आया था। व्यवसायी हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं, यानी दलित समाज से आते हैं, लेकिन उनका यह कहना कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल महाभ्रष्ट हैं, यह आरोप क्या संकेत करता है? क्या दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की तैयारी हो चुकी है? क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करके और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है? अब अगर थोड़ा सा इसको विश्लेषण करते हुए समझे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला करना भाजपा को उल्टा ना पड़ जाए, ये तीर कहीं पलट करके भारतीय जनता पार्टी को ही जख्मी न कर दे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल विपक्ष के दूसरे नेताओं की तरह नहीं है। अरविंद केजरीवाल वो हैं जो हर मौके का फायदा उठाते हैं, वो अपनी कमजोरी को भी ताकत बनाने का दम रखते हैं और मीडिया मैनेजमेंट में तो शायद वो एक कदम आगे हैं। प्रोपेगेंडा मशीनरी उनके पास भी है और वो भी कभी डिफेंसिव नहीं खेलते, जैसे मोदी हमेशा ऑफेंसिव खेलते हैं, अमित शाह हमेशा 2 कदम आगे बढ़ करके शॉट मारते हैं, वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी ऑफेंसिव खेलते हैं। और कहीं ये दाव अमित शाह का, माने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस, भारी तो नहीं पड़ जाएगा? जरा इसकी तफसील से हम चर्चा करेंगे और जातिगत समीकरण से लेकर के जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी का आधार है वहां पर कितना नुकसान होने जा रहा है, इसकी भी पड़ताल करेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में 70 में से 62 सीटें जीत करके बहुत बड़ी विक्ट्री उसने हासिल की थी और एक बार फिर से अपना परचम लहराया था। और उस समय तो यह माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं और केजरीवाल अपने आप को हिंदुत्व की राजनीति करने वाला भी साबित कर सकते हैं। गुजरात का चुनाव याद कीजिए, मोदी के सामने उन्होंने ऐसी गुगली फेंक दी थी कि जिसका जवाब मोदी जी नहीं दे सके। हालांकि आप उसे तर्क के आधार पर, राजनीति के आधार पर बेहद गलत बयान माने, असंवैधानिक बयान माने, लेकिन संविधान की चिंता न कभी मोदी जी करते हैं तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो होना चाहिए, हिंदुत्व का एक कार्ड। हनुमान चालीसा भी कई बार वो कर चुके हैं दिल्ली में बैठ करके। तो एक तरफ तो राम को लेकर के राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरी तरफ राम के ही बड़े सेवक माने जाने वाले, माने रामायण के मिथक में, और उसी मिथक में यह भी है कि कलयुग के भगवान माने जाने वाले हनुमान का अपने आप को सेवक कहते हैं अरविंद केजरीवाल, और वहां से वो हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि अरविंद केजरीवाल इतने हल्के भी नहीं है। तो उन केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में कथित रूप से जेल भेजा गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। उसी केस में संजय सिंह जमानत पर आ चुके हैं 6 महीने के बाद।
साल भर से ज्यादा हो गए उनके डिप्टी सीएम को, मनीष सिसोदिया को। अरविंद केजरीवाल भी अंदर हो गए और अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अभी उनको ट्रायल पर लिया हुआ है। मामला हाई कोर्ट गया था उनकी जमानत के लिए, लेकिन नहीं हुई। ईडी का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। मैं आज इस पर चर्चा नहीं करूंगा कि सबूत है कि नहीं है, ईडी ने कैसे उनको गिरफ्तार किया। असली जो मुद्दा है कि अगर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस होता है तो उसका क्या खामियाजा नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल पर अटैक करना एक्चुअली दुधारी तलवार है और ये तलवार दोनों तरफ वार कर सकती है। बल्कि मैं कहूं कि ये अरविंद केजरीवाल इसका मौके का फायदा उठाने में ज्यादा माहिर नजर आते हैं। जहां दिल्ली की 7 सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में 7-0 से मोदी जी ने विक्ट्री हासिल की थी, इस बार मुश्किल में फंस गई हैं 7 सीटें। जहां कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और यह माना जा रहा था कि यहां पे बीजेपी कुछ कर सकती है, अब जब अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, राहुल गांधी उनके घर जाते हैं और ये जो सामंजस्य समन्वय बना है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, उसने इन 7 सीटों को फंसा दिया है। और अगर 7-0 से मोदी की दिल्ली में हार हो जाए तो आप इसको आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मैं थोड़ा सा भी आऊंगा कि जातिगत समीकरण क्या है। हरियाणा जहां 10 सीटों पर 100% विक्ट्री नरेंद्र मोदी को मिली थी, अरविंद केजरीवाल हरियाणा से ही आते हैं, इंडिया अलायंस में शामिल हैं। वहां तो पहले ही खट्टर की जो अलोकप्रिय सरकार थी उसको मैनेज किया गया मुख्यमंत्री बदल करके। वहां लगातार बीजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को घेरना, वो भी सिंपैथी मिलेगी इंडिया अलायंस को, केजरीवाल को मिलेगी और ये मुश्किल में फिर से डालेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो जहां 10 में से 5 सीटें बच सकती थी बीजेपी की, 6 सीटें बच सकती थी, वहां पे अरविंद केजरीवाल की वजह से कहीं 2 और सीटें ना फंस जाए। यानी हरियाणा पर भी असर पड़ने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो राजस्थान की बेल्ट है वहां पर भी असर पड़ेगा और पंजाब में तो बीजेपी पहले ही कोई बड़ी स्थिति में नहीं थी, कोई मजबूत स्थिति में नहीं थी और अब वहां खाता भी खोलने को ना मिले तो आश्चर्य व्यक्त नहीं करना चाहिए। अब रही बात मोदी जी के घर की, गुजरात की। गुजरात में पहले ही अनरेस्ट है, वहां क्षत्रिय बनाम पाटीदार हो गया है और ये दोनों ही समाज, जिनकी आबादी अच्छी खासी है, ये दोनों ही समाज 1995 में बीजेपी के साथ जुड़े थे और वहीं से बीजेपी की विक्ट्री शुरू होती है जो अब तक चली आ रही है। वहां पर अजेय है बीजेपी, तो उसकी वजह जातिगत समीकरणों में देखें आप तो पाटीदार और राजपूत दोनों का एकजुट रहना है। इस बार राजपूत सीधे तौर पर विद्रोह करने पर आमादा है। एक उनके लोकसभा के उम्मीदवार के बयान की वजह से, मैं उस बयान पर नहीं जाऊंगा। पिछले विधानसभा चुनाव को आप देखिएगा तो आम आदमी पार्टी ने वहां पर 16% वोट हासिल किया था। यह सिंपैथी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो डबल इंजन की एंटी इनकम्बेंसी है, वो कहीं अरविंद केजरीवाल को समर्थन न दे दे, केजरीवाल को कहीं सिंपैथी न दे दे। और ये सिंपैथी अगर गुजरात में भी मिलती है तो फिर मोदी को मुश्किलों का सामना करना होगा। यानी गुजरात में भी कुछ सीटें फंस सकती हैं मोदी की, अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की वजह से ईडी के जरिए उन्हें अंदर भेजने। और अब अगर ऑपरेशन लोटस होता है, जैसा कि संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उनके कई सारे मंत्री और विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, कुछ दिनों पहले आतिशी ने भी यही बात कही थी, तो आम आदमी पार्टी को तोड़ करके क्या उसकी पूरी संभावनाओं को खत्म किया जा रहा है? जो पार्टी जन आंदोलन से उभर करके आई थी, उस पार्टी को नेस्तनाबूद करने का ठान लिया है क्या मोदी और शाह ने? और अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं कि इसका एक और इंपैक्ट क्या होने जा रहा है। ये सिर्फ हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और
पंजाब तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि मैं वो बात आपको बताने जा रहा हूं जो ज्यादा खास है, और वो है कि आरएसएस हो या जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों ही संगठनों का जो आधार रहा है वो ब्राह्मण और बनिया रहा है। आज की तारीख में बनिया ले दे करके एक ही मुख्यमंत्री है, अरविंद केजरीवाल। बीजेपी में नहीं है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी है। और जब से केजरीवाल आए हैं उभर करके, तब से एक इस समाज की, बनिया समाज की अपनी एक सिंपैथी, अपनी एक पार्टी उसको देखने लगी है कि उसकी भी एक पार्टी है। यानी जो आरएसएस का बनिया नहीं है, जो सामान्य बनिया है वो, क्योंकि इस देश के डीएनए में जाति है और जातिवाद ये इतना घना है कि राजनीति में तो खास करके अपना मुख्यमंत्री, अपना प्रधानमंत्री, अपना मंत्री, अपना जो चुनाव लड़ रहा है प्रत्याशी, ये सब दिखाई पड़ता है लोगों को। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी और अगर उनकी सरकार को कहीं बर्खास्त किया जाता है तो एक पूरा जो बनिया समाज है, जो व्यवसायी है, जो व्यापारी समाज है, वो कहीं एंटी ना खड़ा हो जाए। आज आप 4 बनिया लोगों से बात कीजिएगा तो 2 ऐसे होंगे जो नाराजगी दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर। 2 हो सकता है कि वो आरएसएस के रहे हों या खाटी हिंदुत्ववादी हों, तो वो भले ही इस बात को ना कहें, लेकिन 2 सीधे तौर पर केजरीवाल के पक्ष में दलील देते हुए आपको दिखेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो वोट बीजेपी को ही करें, लेकिन अगर अनरेस्ट भी हो रहा है और अगर कहीं सरकार बर्खास्त कर दी केजरीवाल ने, तो फिर क्या होगा? तब तो निश्चित रूप से बनिया वोटर से कहीं हाथ न धो जाएं नरेंद्र मोदी, ये सबसे बड़ी मुश्किल होगी। और ये ऑपरेशन लोटस, इसीलिए मैं कह रहा हूं, बहुत भारी पड़ेगा अगर ये अमित शाह और मोदी ने किया। शुक्रिया।